हेलो एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं, पहले तो ये बता दीजिए। ऑल राइट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑल राइट, लाउड एंड क्लियर, ठीक है। अभी कितने लोग आ गए हैं? 6 लोग आए हैं। भाई 71 की स्ट्रेंथ है और 6 लोग क्लास में दिख रहे हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? सुबह का टाइम इसीलिए रखा गया है ताकि मेजॉरिटी ऑफ यू कैन अटेंड, बट मेजॉरिटी तो यहाँ आने से रही। ठीक है, नेक्स्ट वीक और कुछ प्लान बनाते हैं फिर, ताकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स एक साथ लाइव आ सकें। सो बेसिकली लास्ट क्लास में हम कहाँ तक पहुंच चुके थे? प्रियम्बल तक पहुंच चुके थे। आज उसके आगे की कहानी हमें डिस्कस करनी है। ये कह सकते हैं प्रियम्बल से पहले ही हमें एक टॉपिक कर लेना चाहिए था, बट उसको अभी हम कर रहे हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, कोई बहुत टिपिकल या फिर कह सकते हैं कि बहुत कोई कंसेप्चुअल टॉपिक नहीं है, ये एक फैक्चुअल टॉपिक है। किससे डील करता है ये? मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। संविधान बना कैसे? इसमें क्या है, कुछ बेसिक बेसिक फेक फैक्ट्स हैं जैसे शेड्यूल्स, आर्टिकल्स, वो हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 1934 में एम एन रॉय ने डिमांड करी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ठीक है। एम एन रॉय कौन थे? एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, एक कम्युनिस्ट लीडर थे इंडिया में। तो सबसे पहली जो कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड आती है वो कहाँ से आती है? एम एन रॉय की तरफ से आती है। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली आपका एसआई मेंस में भी पूछा गया था, ठीक है। और फिर फाइनली जाके फिर उसके बाद और भी डेवलपमेंट्स होते हैं। 1935 में कांग्रेस भी डिमांड करती है ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। 1940 में वो डिमांड सुन भी ली जाती है इन अगस्त ऑफ 1940, बट मुस्लिम लीग उसमें एग्री नहीं करती, तो उस वजह से वो चीज फेल हो जाती है। और फाइनली जाके आपका 1946 में जब कैबिनेट मिशन प्लान आता है, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में जब आपका आएगा, तो मुस्लिम लीग भी जैसे तैसे उनको पटा लिया जाता है और फाइनली हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देखने को मिलेगी जो स्टैब्लिश होगी, जिसकी पहली मीटिंग होगी 9 दिसंबर 1946 को। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पर्पस क्या था? टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल हम पहली बार पढ़ लें, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में भी हमने ये सब चीजें देखी थी। कैबिनेट मिशन प्लान, ऑगस्ट ऑफर, ठीक है, क्रिप्स मिशन, ये सब थोड़ा थोड़ा हम देख के आए थे। बाकी जब आप हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इनको और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी किस में कवर हो गई? ये कवर हो गई कैबिनेट मिशन प्लान। तो कैबिनेट मिशन प्लान ने क्या करा? 9 दिसंबर 1946 को बनवा दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई तो उसमें कितने मेंबर्स वगैरह थे, उसकी कंपोजिशन क्या थी? तो 389 तो टोटल स्ट्रेंथ थी, ठीक है। नवंबर 1946 में असेंबली बनती है और 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली मीटिंग हुई। इसमें टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी? 389 थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इस 389 में से 296 सीट्स किसकी थी? ब्रिटिश इंडिया की थी। ये कहाँ से इलेक्ट होते? जो प्रोविंसेस थी। देखिए हमने हमेशा से बात करा है, इंडिया पहले बेसिकली दो पार्ट्स थे, एक प्रोविंसेस होते थे और एक प्रिंसली स्टेट्स होते थे। गांधी जी का यही पर्पस था कि प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स का एक फेडरेशन बनाए। ये सब हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखा था, ठीक है। तो दो तरीके से इंडिया में डिवीजन चल रहा था। प्रोविंसेस में डायरेक्ट ब्रिटेन गवर्नमेंट रूल करती थी, उनके ऑफिसर्स रूल करते थे। प्रिंसली स्टेट्स में राजा महाराजा रहा करते थे, ठीक है। बट ओवरऑल अल्टीमेटली वो किसके कंट्रोल में थे? ब्रिटिश इंडिया के कंट्रोल में थे। जो 296 थी सीट्स वो किसकी थी? ब्रिटिश इंडिया की थी। और 93 किसकी थी? प्रिंसली स्टेट्स की थी। और इन 296 में भी 292 आपकी वही गवर्नर्स प्रोविंसेस थी, जो 11 गवर्नर की प्रोविंस हो गई। और 4 किसकी थी? चीफ कमिश्नर प्रोविंस। देखिए चीफ कमिश्नर प्रोविंस जस्ट लाइक जैसे आज के टाइम में यूनियन टेरिटरी होता है और एक स्टेट होता है। यूनियन टेरिटरी डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। तो जो यूनियन टेरिटरी है, जो उस टाइम का चीफ कमिश्नर प्रोविंस है, उसे आप यूटी मान लीजिए। और जो गवर्नर प्रोविंस है
वो आज का जैसे कि स्टेट, इसी तरह से एक सिस्टम चलता था। तो एक उम्मीद है बेसिक क्लासिफिकेशन आपने समझ लिया होगा। हाँ, अपना बेसिक क्लासिफिकेशन क्या था? टोटल 389 सीट्स थी। देखिए क्वेश्चन बनते हैं इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 296 ब्रिटिश इंडिया को चली गई और 93 किसे चली गई? प्रिंसली स्टेट्स को। ये ब्रिटिश इंडिया डील कर रहा है, ये प्रिंसली स्टेट्स डील कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक कि नहीं है? ठीक है, यही टाइम बढ़िया, तो इसी टाइम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? कंपोजिशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की टोटल 389 मेंबर्स, 296 ब्रिटिश इंडिया के और 93 प्रिंसली स्टेट्स के। ऑल राइट, अब वही छोटी छोटी बातें। वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग कब हो रही है? डिसंबर 9 1946। अब होता क्या है, जब भी कोई मीटिंग होती है तो कोई असेंबली होती है, कोई कमेटी होती है, उस कमेटी का कोई प्रेसिडेंट या चेयरमैन बनाया जाता है, वरना ऐसे तो कोई भी कमेटी रन नहीं कर पाएगी। लेकिन जब पहले दिन वो कमेटी बैठती है तो एकदम से तो हम प्रेसिडेंट बना नहीं देंगे, कुछ टाइम लगेगा ना, थोड़ा सा उनको टाइम देंगे, इलेक्शन करवाएंगे। जैसे कई स्कूल्स में अगर आपको याद हो, स्कूल्स में जो मॉनिटर्स होते थे, जब टीचर पहले दिन किसको मॉनिटर बनाता था? जो पिछली क्लास का टॉपर होता था। फिर बाद में कुछ दिन बाद जाके एक प्रॉपर तरीके से एक फाइनल मॉनिटर, ये क्लास रिप्रेजेंटेटिव, सीआर क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना दिया जाता था इलेक्शन वगैरह करवा के। सेम यहीं पर चल रहा है। जब पहले दिन मीटिंग होगी तो 2 दिन के लिए टेम्परेरी तौर पे हम जिसको प्रेसिडेंट चुनेंगे असेंबली का, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंदा सिन्हा। इनको क्यों चुना? सबसे बुजुर्ग थे ये। द ओल्डेस्ट मेंबर वाज इलेक्टेड एज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। 2 दिन के लिए रहे। 11 दिसंबर को जब इलेक्शन करवा दिए तो कौन बन गए आपका? तो बन गए आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो कुछ दिन के लिए टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंदा सिन्हा। फिर 2 दिन बाद फिर राजेंद्र प्रसाद बन गए, और फाइनली जब तक असेंबली रहेगी तब तक आपका प्रेसिडेंट कौन बन के रहेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन के रहेंगे। तो ये चीज क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? क्योंकि इस पे घुमा फिरा के सवाल बहुत आते रहते हैं। ये हम लोगों ने अभी देखा भी था, जब अभी क्विज डिस्कशन किया था, तो उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत घूम फिर के आते जाते रहते हैं। ओल्डेस्ट मेंबर अपने सच्चिदानंद सिन्हा हो गए, और प्रेसिडेंट कौन हो गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं है? ऑल राइट, तो ये बात होगी प्रेसिडेंट की। वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? एच सी मुखर्जी, ठीक है। एच सी मुखर्जी वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। अब असेंबली में काम क्या होना था? कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का ही काम तो असेंबली का था। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना था? ड्राफ्टिंग करनी थी। ड्राफ्टिंग क्या होती है? जैसे मान लो आपको घर बनाना है, आपको घर बनाना है, तो घर के लिए क्या करोगे? अगर आपको घर बनाना है तो सबसे पहले आप उसका एक मैप प्रिपेयर करोगे कि भाई यहाँ पर एक मान लो बेडरूम होगा, है ना, यहाँ पर दूसरा ड्राइंग रूम होगा, यहाँ पर मान लो किचन होगा, है ना, यहाँ पर एक गैलरी होगी, यहाँ पर पार्क होगा। जो भी जैसा भी आपको प्लान करना है, आपको एक मैप बनाते हैं पहले घर का, ठीक है। उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग चीजें फिलअप करते जाते हैं। तो जो मैप बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ड्राफ्टिंग। वो कहलाती है ड्राफ्टिंग। हम क्या कर रहे हैं? एक बेसिक लेआउट बना रहे हैं कि घर बनना कैसे। इन द सेम मैनर हमने कॉन्स्टिट्यूशन की भी ड्राफ्टिंग की, कि सबसे पहले हमने ये डिसाइड करा कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बातें लिखनी है। जैसे हमें बताया गया कि भाई यूनियन की पावर लिखो, स्टेट की पावर लिखो, फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिखो, डीपीएसपी के बारे में लिखो। तो ये सब बनाने वाले कौन थे? ये सब बताने वाले थे ड्राफ्टिंग जिसके हाथ में थी, ठीक है। तो तो एक स्पेसिफिक ड्राफ्टिंग कमेटी हमने बनाई थी, जिनका काम यही था, जो बताते थे
कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बातें लिखी जानी है। तो जितनी भी कमेटीज बनी, फिर करा क्या गया, जैसे यूनियन की पावर है उसके लिए अलग कमेटी बना दी, स्टेट की पावर है अलग कमेटी बना दी, फंडामेंटल राइट्स लिखने वालों की अलग कमेटी बना दी, फिर एक एक करके कमिटीज में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। लेकिन इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी कौन सी थी? ड्राफ्टिंग कमेटी। और इस पे सवाल आता रहता है, अभी रिसेंटली एसआई मेंस में भी आया था, मैंने ये जब एसआई के लिए पढ़ा रहा था तब भी कहा था ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो आपके चेयरमैन थे वो थे आपका भीमराव अंबेडकर, इसीलिए उनको आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि ड्राफ्टिंग कौन कर रहा है? जो ड्राफ्टिंग आर्किटेक्ट ही करता है, नक्शा बनाने का काम किसका? आर्किटेक्ट का है। तो यहाँ पर नक्शा किसने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन का? भीमराव अंबेडकर ने। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? भीमराव अंबेडकर। ये क्वेश्चन बहुत आता है। और अब थोड़ा सा वो लोग आगे चल गए, वो क्या पूछ लेते हैं, इसके मेंबर्स और कौन कौन थे। तो एक बार मेंबर्स भी याद रखिएगा, गोपाल स्वामी अयंगार, मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, ठीक है। फिर उसके बाद बी एल मित्तर भी थे। ये किसकी जगह पर आए थे? एन माधव राव। एन माधव राव ने रेजिग्नेशन दे दिया था, तबीयत नहीं ठीक चल रही थी। फिर एक थे डॉक्टर डीपी खैतान। खैतान साहब की डेथ हो गई थी जब कॉन्स्टिट्यूशन बन ही रहा था, फिर उनको रिप्लेस कर दिया था किसने? टीटी कृष्णमाचारी ने, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चंस बनते रहते हैं, तो ये नाम आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए, अदरवाइज हम आगे बढ़े। इज एवरीथिंग क्लियर और नॉट क्लियर? ओके। अब सिर्फ ड्राफ्टिंग कमेटी तो नहीं बनी थी, और भी कमेटीज बनी थी, लेकिन उनके मेंबर्स वगैरह याद करने की जहमत नहीं करना है, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। बस थोड़ा सा एक आइडिया रखिए कि जैसे यूनियन की पावर थी, है ना, यूनियन से रिलेटेड अगर कोई बात दिखे, जैसे यूनियन पावर्स, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसके प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रोविंसेस के प्रेसिडेंट कौन थे? सरदार पटेल थे। यानी यूनियन की पावर किसने लिखी? नेहरू ने लिखी। प्रोविंसेस की पटेल ने लिखी। ड्राफ्टिंग कमेटी अपने अंबेडकर साहब हो गए। इसके अलावा एक कमेटी थी फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। इस पर किसने प्रिसाइड किया था? सरदार पटेल ने। ये जो कमेटी थी ना, इसको और फर्दर डिवाइड कर दिया गया था कि फंडामेंटल राइट्स के लिए अलग सब कमेटी बनेगी, माइनॉरिटीज के लिए अलग, जो भी आपको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज और आसाम एक्सक्लूडेड, पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज से, उनके लिए अलग कमेटी बनाई गई थी। उसके हेड कौन थे? गोपीनाथ बरदोलोई जी, ठीक है, नाम याद रखिएगा। और जो भी आपके आसाम के अलावा जो भी पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया से, उनके लिए कमेटी बनाई गई थी। तो इनको फर्दर सब कमेटीज में ब्रेक किया गया था, बट अल्टीमेटली जो मेन कमेटी थी उसके प्रेसिडेंट कौन थे? आपका सरदार पटेल। तो ये जो 8 नंबर तक हैं, ये सब आपकी कैसी कमिटीज हैं? ये सब हैं आपकी मेजर कमिटीज, मतलब मेनली चीज इन्हीं पे डिपेंड करती थी। एक रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी थी, स्टेट्स कमेटी, यानी अगर आपस में इंटर स्टेट्स वाली की एक दूसरे से स्टेट्स नेगोशिएट कैसे करेंगे, वो भी नेहरू ने लिखा। राजेंद्र प्रसाद ने 2 कमेटी उठा लीजिए, रूल्स ऑफ प्रोसीजर और स्टीयरिंग कमेटी, ये किसके हाथ में थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो मेजर कमेटीज आप देखेंगे तो नेहरू चला रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू, या सरदार पटेल, या फिर राजेंद्र प्रसाद। अपना अंबेडकर साहब को अलग रखिए ड्राफ्टिंग कमेटी में। तो मेनली कमिटीज इन्हीं से रिलेटेड है। जहां पर भी यूनियन दिखे वहां नेहरू आ जाएंगे, जहां पे भी प्रोविंसेस दिखे सरदार पटेल आ जाएंगे, और स्टीयरिंग कमेटी रूल्स ऑफ प्रोसीजर के लिए राजेंद्र प्रसाद आ जाएंगे। अच्छा, सरदार पटेल फंडामेंटल राइट्स वाली कमेटी में भी हैं। और जो स्टेट्स एक दूसरे से नेगोशिएट करेंगे, ये किसका काम है? ये नेहरू का काम है, ठीक है। तो मेजर कमिटीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, प्रिसाइड किसने करी थी। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, 1-2 बार आप इनको रिवाइज करेंगे याद हो जाएगा। कुछ सब कमिटीज भी थी, छोटी छोटी कमिटीज, अब उनमें याद नहीं करना है, ठीक है। सब कमिटीज में कोई याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन इसका प्रेसिडेंट था, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएंगी, बहुत सारी कमिटीज हैं, तो इनको इतना याद करने की जरूरत आपको नहीं है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी कमिटी से रिलेटेड।
अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन तो हम पढ़ के आ चुके हैं, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया जाता है और 22 जनवरी 1947 को ये यूनानिमसली पास होता है। यूनानिमसली मतलब सर्वसम्मति, मतलब सब हर लोग, हर किसी की कंसेंसस से 100% एग्रीमेंट के साथ ये पास होता है। तो ओआर की तो कहानी हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ही हमारा क्या बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना, और कॉन्स्टिट्यूशन की समरी क्या बनी, प्रियम्बल बनी। ये तो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे भी क्वेश्चन आते रहते हैं, कभी भी उसका हल्का क्वेश्चन बनाने का मन करेगा तो वो ओआर पे क्वेश्चन बना देगा। तो ओआर किसने मूव करा था? इट वाज मूव बाय नेहरू। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद अब जो हमने देखा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना रही है, उसके अलावा और भी काम है जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कर रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है। तो वो एक्स्ट्रा काम क्या है वो भी हम पढ़ेंगे। देखिए, कॉमनवेल्थ की जो मेंबरशिप थी उसको रेटिफाई करा गया था मई 1949 में। जब हमने सॉवरेनिटी वाला पार्ट पढ़ा था प्रियम्बल में, वी आर ए सॉवरेन कंट्री, तो हमने एक चीज डिस्कस करी थी कि हिंदुस्तान ने आजादी के बाद कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ नेशंस ज्वाइन कर लिया था। ये बेसिकली किन कंट्रीज का ग्रुप था? जो एक ना एक टाइम पे ब्रिटेन की कॉलोनीज रहे थे, तो इनका एक ग्रुप क्या बन गया, कॉमनवेल्थ नेशन। तो हमने कॉमनवेल्थ नेशन का ग्रुप ज्वाइन करा था। तो इसकी मेंबरशिप को रेटिफाई कब करा था? मई 1949 में। तो और ये रेटिफाई किसने करा था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, ठीक है। तो मई 1949 में हमने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को रेटिफाई कर दिया। अगला जो काम करा 1947 में करा था, वो था हमने अपना नेशनल फ्लैग अडॉप्ट करा ऑन जुलाई 22 1947। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। खास तौर से ये डिजाइन किसने किया था? इट वाज डिजाइन बाय पिंगाली वेंकैया। पिंगाली वेंकैया जल्दी लोगों को नाम याद नहीं होता है, इसीलिए इसको 8-10 बार पिंगाली वेंकैया कह के आप पुकारिए, ठीक है, अपने आप याद हो जाएगा। इसमें खास बात ये याद रखनी है जुलाई 22 1947 डेट के बारे में, कि ये आजादी से पहले की डेट है। यानी एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो 15 अगस्त से पहले ही अडॉप्ट हो गया है, जुलाई 22 1947 को। डिजाइन करने वाले कौन थे? इट वाज डिजाइन बाय पिंगाली वेंकैया। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट काम जो था, नेक्स्ट काम हमने 24 जनवरी 1950 को किया। 24 जनवरी 1950 को रिलेट करिए। डेट्स याद करने का तरीका होता है, डेट्स को रिलेट करिए कि इस दिन के बाद क्या हुआ था, इस दिन से पहले क्या हुआ था। तो 24 जनवरी 1950 को आप रिलेट कर सकते हैं 26 जनवरी 1950। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ था वो एनफोर्स कब होना था? 26 जनवरी 1950। तो जस्ट उससे 2 दिन पहले हमने क्या क्या काम करा? हमने अपना नेशनल एंथम अडॉप्ट करा, हमने अपना नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट करा। 26 जनवरी 1950 हमारे लिए इंपॉर्टेंट दिन होने वाला था, तो पार्टी वार्टी तो बनती थी इस दिन। अब पार्टी वार्टी करने के लिए हमने क्या करा, 2 दिन पहले सारे गाने वाने रेडी कर लिए। तो नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग जस्ट 2 दिन पहले हमने अडॉप्ट कर लिया। इसके अलावा जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको भी हमने किस दिन इलेक्ट करा था? जनवरी 24 1950। तो 24 जनवरी 1950 तीन चीजें हो रही, नेशनल एंथम अडॉप्ट हुआ, नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट हुआ, और हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड। यहां तक क्लियर है कि नहीं? डेट्स में ऐसे ही याद होगा कि आप ऐसे याद करो कि 26 जनवरी रिपब्लिक डे से 2 दिन पहले। 24 जनवरी कैसे याद करोगे आप? रिपब्लिक डे से 2 दिन पहले की बात है।
अच्छा, हमारा नेशनल एंथम क्या है? जनगण मन। किसने लिखा है? टैगोर जी, रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑलराइट। अच्छा, नेशनल सॉन्ग क्या है हमारा? नेशनल सॉन्ग, अगर ये सब चीजें आपको याद हैं बहुत बढ़िया है, नहीं याद है तो कॉपी में लिख लीजिएगा। बहुत बढ़िया। वंदे मातरम इज अवर नेशनल सॉन्ग रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। अच्छा, किसी एक नोवेल से लिया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी की एक नोवेल थी, उससे ये वंदे मातरम लिया गया है। तो उस नोवेल का नाम बता सकते हैं आप? उस उपन्यास का नाम जहां से वंदे मातरम सॉन्ग हमने उठाया है। हाँ जी। वंदे मातरम हमने किस नोवेल से उठाया है? किसी ना किसी को तो पता होगा, भूल गए कोई बात नहीं, नाम याद रखिएगा, ठीक है। आनंद मठ। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, आनंद मठ। ठीक है, याद रखिएगा, आनंद मठ वो आपका नोवेल है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन अपना रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949 को। 11 सेशंस हुए, 2 years 11 months 18 डेज लगे। ठीक है, कहीं कहीं 17 भी लिख देते हैं। ठीक है, बट स्टैंडर्ड अपना यही है। ठीक है, 2 years 11 months 18 डेज। अडॉप्ट हुआ 26 नवंबर 1949 को। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ था तो इसमें 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या क्या था। 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स, 8 शेड्यूल्स, ये था हमारे संविधान में। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट्स की। पार्ट्स का मतलब क्या है? तो पार्ट्स का भैया मतलब सीधा सा ये है कि जैसे आप कोई बुक लेते हो, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक किताब है। जब आप बुक खरीदते हो उसमें क्या होते हैं, चैप्टर्स होते हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 होते हैं कि नहीं होते हैं? मान लो 10 चैप्टर हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो चैप्टर्स होंगे ना, टॉपिक्स होंगे ना। तो जितने भी मेन मेन टॉपिक्स हैं तो उनको हमने क्या करा, बोल दिया है चैप्टर। और यहाँ चैप्टर ना बोल के क्या बोल दिया है, पार्ट्स। तो जिस तरह से किसी बुक में चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, पार्ट्स हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 टिल पार्ट 22। तो इस तरह से तो 22 पार्ट्स बन गए थे। फिर हर पार्ट में कुछ आर्टिकल्स लिखे थे। जैसे चैप्टर होता है उसमें कुछ सब टॉपिक्स होते हैं। मान लीजिए इस चैप्टर में 4 सब टॉपिक्स पे बात हो रही है, इसमें 3 सब टॉपिक्स पे बात हो रही है। तो इसी तरह से हर पार्ट में कुछ आर्टिकल्स होते हैं। जैसे पार्ट 1 यूनियन एंड टेरिटरी, इसमें 4 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4। तो टोटल अगर आप 22 पार्ट्स के आर्टिकल्स काउंट करेंगे तो टोटल आर्टिकल्स कितने थे, 395 आर्टिकल्स। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ तब हमारे पास कितने आर्टिकल्स थे, 395 आर्टिकल्स थे। लास्ट एक बात बचती है, 8 शेड्यूल्स। इसका मतलब क्या है? शेड्यूल्स का मतलब होता है शेड्यूल्स का मतलब होता है जैसे
कई बार क्या होता है, मान लीजिए मैथ्स की किताब आपने खरीदी, तो एक फॉर्मूला है, कोई फॉर्मूला है जो बार बार हर टॉपिक में यूज होता है। अब ऑथर ने सोचा कि इस फॉर्मूले को मैं बार बार हर चैप्टर में लिखूंगा तो बुक बहुत लेंदी हो जाएगी। एक लंबा सा मान लो 2 पेज का फॉर्मूला है, अब बार बार आप हर चैप्टर में उसको लिख रहे हो तो बुक बहुत लेंदी हो जाएगी। तो ऑथर ने क्या करा, वो फॉर्मूला कहा कि हम किसी चैप्टर में लिखेंगे ही नहीं। हम कहेंगे अगर आपको ये फॉर्मूला देखना है तो जब किताब एंड हो जाएगी, सारे चैप्टर एंड हो जाएंगे, तो लास्ट में मैंने वो फॉर्मूले डाल, ठीक है। और कई बार इसी को हम क्या कह देते हैं, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स या फिर कह देते हैं जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको बुक के लास्ट में मिल जाएगी। कभी भी बुक देखना, आप ऐसा तो है नहीं कि जैसे ही चैप्टर खत्म बुक खत्म, लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो बार बार उसमें बुक में अप्लाई होगी, तो उसको हमने हर जगह पे बार बार डालने से बढ़िया क्या है, सबसे एंड में ही रख दिया कि जब भी मान लो चैप्टर 1 में उस फॉर्मूले की यूज पड़ेगी तो हम कह देंगे भाई फलानी जगह से फलाने पेज नंबर पे जाके वहां से रेफरेंस ले दो। इन द सेम मैनर हमारे शेड्यूल्स हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन में कई बातें ऐसी थी जो बार बार आती थी, जैसे हम बार बार कह रहे थे कि स्टेट्स ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो भैया इंडिया की टेरिटरी है क्या, तो इसको डिफाइन करना जरूरी था। तो अब हर जगह तो डिफाइन नहीं कर सकते ना इंडिया की टेरिटरी क्या है, वरना आपको सोचो इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया, अब हर जगह उसको हर पार्ट में ऐड करते तो और लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता। तो हमने वहां से निकाल के उसको एक जगह रख दिया और उसको बोल दिया शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो भी एक्स्ट्रा जानकारी थी जो बार बार यूज हो रही थी कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसको हमने कहा लिख दिया, अलग से लिख दिया। जो भी एक तरीके से फैक्चुअल जानकारी थी हमारे इंडिया से रिलेटेड, ठीक है, जो भी फैक्चुअल बातें थी उसको हमने कहा लिख दिया, शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक्स्ट्रा जानकारी को क्या बोल रहे हैं हम, शेड्यूल बोल रहे हैं, ठीक है। और शेड्यूल हमने कहा लिख दिए, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के लास्ट में। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब हमारे पास कितने शेड्यूल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे। ये चीज क्लियर है या नहीं क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? शेड्यूल्स, आर्टिकल्स, पार्ट्स क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऑलराइट। तो इस तरह से हमने आर्टिकल्स बनाए, पार्ट्स बनाए और शेड्यूल्स बनाए। तो भैया एक बार शेड्यूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, आज के टाइम में आर्टिकल्स देखें तो 395 नहीं है, काफी सारे हो गए, 448 प्लस ही है, ठीक है, 448 प्लस है। कई बुक्स हैं वो 448 लिखती हैं, बट एक्चुअल में आप काउंट करेंगे तो 448 से भी ऊपर है। पार्ट्स 22 थे, अब कितने हो गए, 25 पार्ट्स हो गए। इनकी भी हम बात करेंगे कैसे 3 पार्ट्स बढ़ गए। एक्चुअल में 4 पार्ट बढ़ गए और 1 पार्ट घट गया, ठीक है। शेड्यूल्स 8 थे, 8 से कितने हो गए अब, 12 शेड्यूल्स। एट प्रेजेंट हमारे पास कितने शेड्यूल्स हैं, 12। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो थी एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट आप प्रेजेंट की अगर हम बात करें, ठीक है। हाँ जी। तो हम प्रेजेंट की अगर हम बात करें, जैसे इनिशियली तो आपके 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे, 8 शेड्यूल्स थे। बट एट प्रेजेंट, प्रेजेंट आर्टिकल्स हमारे पास 448 से ज्यादा है और 25 पार्ट्स हो चुके हैं और शेड्यूल्स कितने हो गए, 12 शेड्यूल्स। तो एक बार बात कर लेते हैं शेड्यूल्स अपने पास कौन कौन से हैं। तो ये 12 शेड्यूल्स की पूरी लिस्ट है। जैसे शेड्यूल 1, इंडिया की जो भी टेरिटरी है, कितने स्टेट्स होंगे, कितने यूटीज होंगे, जो टोटल टेरिटरी है इंडिया की, वो किस में मिलेगी आपको, शेड्यूल 1 में। आपको याद हो हमने बेरूबारी केस पढ़ा था, और उसमें हमने कहा था कि 1960 में 9th अमेंडमेंट किया था हमने। क्यों किया था,
क्योंकि बेरूबारी को हम हटा रहे थे तो वो शेड्यूल 1 से हटा रहे थे, तो शेड्यूल 1 से हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, अमेंडमेंट करना पड़ा, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में ने कहा था इन बेरूबारी केस। तो शेड्यूल 1 टेरिटरीज से रिलेटेड है। शेड्यूल 2 इमोल्यूमेंट्स की बात करता है। इमोल्यूमेंट्स बोले तो जैसे जो भी आपके प्रेसिडेंट हैं, चीफ जस्टिस है, इनको जो सैलरी मिलती है और जो पर्क्स मिलते हैं, मतलब जो सुविधाएं मिलती है, तो वो उन्हें क्या क्या मिलेगा, तो वो सारी बातें काम लिखी हैं, इमोल्यूमेंट्स में लिखी हैं। नेक्स्ट शेड्यूल में क्या लिखा है, अफर्मेशंस एंड ओथ। अब जैसे प्राइम मिनिस्टर है, उनकी अपनी अलग ओथ होती है, चीफ मिनिस्टर की अलग होती है, चीफ जस्टिस की अलग है, प्रेसिडेंट की अलग है, तो कौन पर्सन क्या ओथ लेगा, तो ये जो पूरी लिस्ट है, ये जो पूरे सैंपल्स है, ये आपको कहाँ मिलेंगे, शेड्यूल 3। तो जितने भी अफर्मेशन है, ओथ हैं, वो आपके शेड्यूल 3 में मेंशन है। शेड्यूल 4, शेड्यूल 4 में होता क्या है, जैसे हमने प्रोविंसेस में देखा था, प्रोविंसेस के लोग कहाँ पहुंच रहे थे, अपर हाउस में पहुंच रहे थे, प्रोविंसेस के जो नुमाइंदे थे, जो रिप्रेजेंटेटिव थे, वो अपर हाउस में जा रहे थे। इन द सेम मैनर आज के टाइम में क्या होता है, सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। तो ये जो राज्यसभा वाला हाउस है, इसके मेंबर्स कहाँ से आते हैं, तो इसके मेंबर्स आते हैं स्टेट्स की असेंबली से। तो जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, वहां से लोग चुन के कहाँ जाते हैं, राज्यसभा में। अब किस स्टेट से कितने लोग आएंगे ये फिक्स नहीं है, ये वैरी करता है, किसी से कम है, किसी से ज्यादा है, डिपेंडिंग ऑन देयर पॉपुलेशन। जैसे यूपी से 31 आएंगे, तो अरुणाचल से 1% जाएंगे राज्यसभा। तो किस स्टेट से कितने लोग जाएंगे, ये पूरी लिस्ट आपको किसमें मिलेगी, शेड्यूल 1 में, राज्यसभा सीट अलोकेशन में। ठीक है, राज्यसभा सीट अलोकेशन में। इसके अलावा जितने भी शेड्यूल्ड एरियाज है, जितने भी ट्राइबल एरियाज है इंडिया के, वो कहाँ मेंशन्ड है, शेड्यूल 5, एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाले ट्राइबल एरियाज, जिनको हम कह रहे हैं अदर ट्राइबल एरियाज, वो कहाँ मिलेंगे आपको, शेड्यूल 6 में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइबल एरियाज है वो आपको मिलेंगे शेड्यूल 6 में, बाकी जितने शेड्यूल ट्राइबल एरियाज हैं वो मिलेंगे शेड्यूल 5 में। जैसे आपके आसाम का पोर्शन आ जाएगा शेड्यूल 6 में। ठीक है, नेक्स्ट शेड्यूल की बात करते हैं, शेड्यूल 7। तो भैया शेड्यूल 7 का मतलब है कि जैसे हमने बात करी थी डायरकी सिस्टम की, तो एक लिस्ट पड़ी थी। जैसे आज के टाइम में अगर हम बात करें, कोई भी कानून बनना है, तो वो सब्जेक्ट से किस सब्जेक्ट पे लॉ बनना है, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है 3 लिस्ट में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो ऐसे सब्जेक्ट जिन पर लॉ सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, उनको डाल दिया यूनियन में। ऐसे सब्जेक्ट जिन पे लॉ सिर्फ स्टेट बना सकता है, उनको डाल दिया स्टेट लिस्ट में। और ऐसे सब्जेक्ट, एक मिनट बस, हाँ जी, ऐसे सब्जेक्ट जिन पर लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है वो यूनियन में, ऐसे सब्जेक्ट जिन पे लॉ स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है वो स्टेट लिस्ट में, और ऐसे सब्जेक्ट जिन पर लॉ दोनों मिलके बना सकते हैं वो चले आएंगे कंकरेंट लिस्ट में। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, इसकी पूरी जानकारी आपको कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी आपको फेडरल लिस्ट में। ठीक है, नहीं, आपका अरुणाचल काउंट नहीं होता है। ठीक है, ना ही शेड्यूल 5 में, ना ही शेड्यूल 6 में अरुणाचल काउंट होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो शेड्यूल 7 में आपको क्या मिलेगा, शेड्यूल 7 में आपको मिलेगी एक फेडरल लिस्ट। तो यही जो लिस्ट है ना, यूनियन स्टेट कंकरेंट वाली, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं फेडरल लिस्ट, जो कहाँ मिलेगी आपको, शेड्यूल 7 में। शेड्यूल 8 में क्या लिखा है, शेड्यूल 8 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस लिखी। ठीक है, शेड्यूल 8 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस, इंडिया में कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, वो सब आपको कहाँ मिलेंगी, शेड्यूल 8 में मिलेंगी।
ठीक है, कहाँ में काउंट करता है शेड्यूल 7? शेड्यूल 7 भैया मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे रेलवे है, रेलवे एक सब्जेक्ट है, रेलवे पे कानून बनता है ना, डिफेंस है उस पे कानून बनता है, हेल्थ है उसके लिए कानून बनता है। तो ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, तो किस सब्जेक्ट पे कौन कानून बनाएगा, कौन लॉ बनाएगा, ठीक है, उस वो डिपेंड करता है फेडरल लिस्ट पे। जैसे एक हमने बना रखी है यूनियन लिस्ट, तो यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स होंगे उन पर लॉ कौन बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट होंगे उन पर लॉ बनाएगा स्टेट गवर्नमेंट। और कंकरेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स होंगे उन पर लॉ यूनियन और स्टेट दोनों मिलकर बना सकते हैं। ये चीज क्लियर है कि नहीं मेजर, ये चीज क्लियर है कि नहीं? ये चीज क्लियर है। तो जो पूरी लिस्ट है ना कि यूनियन लिस्ट में क्या आता है, स्टेट लिस्ट में क्या आता है, कंकरेंट लिस्ट में क्या आता है, वो पूरी लिस्ट आपको कहाँ मिल जाएगी, वो मिल जाएगी भैया आपको शेड्यूल 7 में। हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं? ये सारी लिस्ट आपको कहाँ मिल जाएगी, शेड्यूल 7 में। चलिए, तो इसके बाद अब मेरे को बताइए शेड्यूल 8। शेड्यूल 8 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, हमारे पास कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं? ठीक है, 22, हमारे पास 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। इसके बाद शेड्यूल 9। शेड्यूल 9 को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आगे चल के, जब हम केशवानंदा भारती जजमेंट डिस्कस करेंगे, ठीक है, जब अपना केशवानंदा भारती जजमेंट डिस्कस होगा तब हम शेड्यूल 9 को बहुत प्यार से पढ़ेंगे। ये किससे रिलेटेड था, ये था आपका लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड। कॉन्स्टिट्यूशन बनते ही पहले क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था। तो उस चक्कर में सरकार क्या थी, जमींदारों की जमीन नहीं हड़प पा रही थी। सरकार को जमीन की क्यों जरूरत थी, सरकार को जमीन की जरूरत थी भैया, डैम बनाने हैं, है ना, और भी कंट्री में डेवलपमेंट करना है, रोड्स बनाने हैं। तो इन सब चीजों के लिए क्या चाहिए था, जमीन चाहिए थी, फैक्ट इंडस्ट्रीज लगानी है, तो इन सब के लिए जमीन चाहिए थी। जमीन किसके पास थी, सारी जमीन थी जमींदारों के पास। तो जमींदारों से जमीन खींचने के लिए, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी से उन्हें दिक्कत आ रही थी, फंडामेंटल राइट बोलते थे जमींदार, और जमीन लेने नहीं देते थे सरकार को, तो सरकार ने कहा वी आर द बॉस, कानून हम बनाएंगे। तो हमने कहा, उन्होंने क्या करा, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड कानून बनाए और उनको डाल दिया शेड्यूल 9 में, और कह दिया इन पर सुप्रीम कोर्ट नजर नहीं लगा सकता इन कानून पे, ठीक है। कंकरेंट, कंकरेंट बोले तो ऐसे सब्जेक्ट्स जिन पर स्टेट और यूनियन मिल के कानून बना सके, दोनों के पास पावर है। लाइक एजुकेशन, एजुकेशन इज ए सब्जेक्ट जहां पर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकती है। हाँ, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो यूनियन की चलेगी, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट में किसकी चलेगी, यूनियन की। तो एजुकेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनियन लिस्ट, हेल्थ इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेट लिस्ट, ठीक है। तो शेड्यूल 9 किससे रिलेटेड हो गया, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड हो गया। ये फर्स्ट अमेंडमेंट से ही ऐड कर दिया गया था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था उसी से ऐड कर दिया गया था आपका लैंड रिफॉर्म। उसके बाद शेड्यूल 10, शेड्यूल 10 डील करता डिफेक्शन से। जैसे हो क्या रहा था, हिंदुस्तान में एक राजनीति डेवलप हो गई थी, आया राम गया राम, ठीक है। उसमें होता क्या था कि कोई भी पर्सन है, मान लो लोकसभा में वो इलेक्शन जीत कर पहुंच रहा है, ठीक है, असेंबली में इलेक्शन जीत के पहुंच रहा है, और वो पहुंच रहा है कांग्रेस पार्टी के टिकट से, बट वो असेंबली में पहुंचते ही कौन सी पार्टी ज्वाइन कर लेगा, बीजेपी। तब इससे नुकसान किसको हुआ, कांग्रेस को। तो पार्टी बहुत तेजी से बदल रहे थे जो असेंबली के मेंबर्स थे, तो इससे एक इनस्टेबिलिटी पैदा हो रही थी। तो क्या करा गया, एक एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया, और उससे ये जो पार्टी स्विचिंग है ना, इसको ब्लॉक कर दिया गया। मतलब एक बार अगर आप चुनकर आ गए असेंबली में, तो आप जिस पार्टी में थे उसी में रहेंगे, आप उस पार्टी के अगेंस्ट नहीं जा सकते, ठीक है, पार्टी नहीं चेंज कर सकते। तो ये चीज आपका, इसके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया था, और इसके कुछ प्रोविजंस आपको कहाँ मिलेंगे, शेड्यूल 10। कहाँ पर मिलेंगे, शेड्यूल 10 में। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, डिफेक्शन।
इसी तरह से पंचायत बनाई गई तो पंचायत की बातें आपको शेड्यूल 11 में मिल जाएंगी और शेड्यूल 12 में म्यूनिसिपैलिटीज मिल जाएंगी। ठीक है, इनको हम जब अभी पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज करेंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी इतना याद रखिए, शेड्यूल 11 डील विद पंचायत, शेड्यूल 12 विद म्यूनिसिपैलिटीज। तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए, कोई दिक्कत होने से बताना है। चलिए फिर, तो ये हो गया अपना शेड्यूल 1 से लेकर 12। अब इसका फर्स्ट फर्स्ट लेटर देखिए, टेरिटरीज का टी, इमोल्यूमेंट्स का ई, अफर्मेशन का ए, राज्यसभा का आर, शेल्ड्यूल्ड एरिया का एस, अदर ट्राइबल एरियाज ओ, फेडरलिस्ट एफ, ऑफिशियल लैंग्वेजेस ओ, शेड्यूल 9 एल, शेड्यूल 10 डी, शेड्यूल 11 पी, शेड्यूल 12 एम। ठीक है, शेड्यूल 12 एम। तो इसको हम अगर मिला दें तो हम कह सकते हैं टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ये एक बहुत कन्वेंशनल ट्रिक है, सालों से चली आ रही है, एक परंपरा सी बन गई है। जब भी शेड्यूल्स पढ़ाए जाते हैं तो आपको ये ट्रिक पढ़ा दी जाती है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, आपको अगर खुद से लगे तो आप भी कुछ बना सकते हैं, वरना ये तो सदियों पुरानी ट्रिक है, चलती आ रही है याद करने की। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम एक बहुत पुराना निमोनिक है, तो वो शेयर करना तो बनता था। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम याद रखेंगे तो उससे आपके सारे शेड्यूल्स याद हो जाएंगे। शेड्यूल 1 किससे रिलेटेड हो गया, टेरिटरी, 2 हो गए एमोल्यूमेंट्स, ए हो गया अफर्मेशंस, 4 हो गया राज्यसभा, 5 हो गया शेड्यूल्ड एरियाज, 6 हो गया अदर ट्राइबल एरियाज, 7 हो गया फेडरल लिस्ट, ओ हो गया ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ये लैंड रिफॉर्म्स, और ये 10 वाला डिफेक्शन से रिलेटेड, 11 वाला पंचायत, एम और 12 वाला म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है, तो इस तरह से आप सारे शेड्यूल्स याद रख सकते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं कितने याद हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप मेरे को बताओ, सबसे पहले आप बताओ राज्यसभा किस सीट एलोकेशन किस शेड्यूल में है? राज्यसभा सीट एलोकेशन किस शेड्यूल में मिलेगा? 4 में मिलेगा। फेडरलिस्ट, बहुत बढ़िया, फेडरलिस्ट 7 में मिलेगा। और डिफेक्ट एंटी डिफेक्शन वाली बातें, डिफेक्शन वाली बातें, एंटी डिफेक्शन 10 में मिलेगा। लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स 9 में मिलेंगे, 9 में मिलेंगे, हाँ जी 9 में मिलेंगे। ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस 8 पे मिलेंगे। इमोल्यूमेंट्स, इमोल्यूमेंट्स मिलेंगे आपको शेड्यूल 2 में। ठीक है, बढ़िया। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? कोई डाउट हो तो बताइए, वरना हम आगे बढ़े। ऑलराइट, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लीजिए। फैक्ट्स की अगर हम बात करें, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल क्या था? एलिफेंट था। एडवाइजर कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? सर बी एन राव। कैलीग्राफर कौन थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। कैलीग्राफी क्या होता है? कैलीग्राफी बोले तो जैसे एक तो हमने लिख दिया, मान लीजिए आपने लिखा पॉलिटी, एक तो आप नॉर्मली अपना जैसे जो भी आपका हैंड राइटिंग उसमें लिख दो। अब एक होता है आप बिल्कुल बेहतरीन सजा के लिख रहे हो, जैसे ये इधर इधर, है ना? एक होता है ना जो बहुत खूबसूरत तरीके से सजा कर चीजें लिखी जाती हैं, तो वही कहलाती है कैलीग्राफी। आज के टाइम में तो कंप्यूटर है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स हैं, अपनी पसंद का फॉन्ट सेलेक्ट करके आप लिख लो। बट पहले टाइम में तो टाइप नहीं हो पाता था, प्रिंट नहीं हो पाता था, तो पहले इंसान हाथ से लिखता था।
तो हाथ से कई ऐसे आर्टिस्ट होते थे जो बहुत खूबसूरत तरीके से लिखते थे, है ना। ऐसा लगता था कि बिल्कुल छाप दिया हो, टाइप कर दिया हो। आपके आसपास भी कई ऐसे लोग होंगे जो बिल्कुल बहुत खूबसूरती से लिखते हैं। तो ये एक आर्ट होती है, जो लिखने का ये तरीका होता है ना, ये आर्ट होती है। इसी को कैलीग्राफी कहते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाती है, इस आर्ट को क्या कहते हैं, कैलीग्राफी। अपन तो बहुत बेकार है इसमें, ठीक है। तो जो कैलीग्राफी करते थे उन्हें कहते थे कैलीग्राफर। अब कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो ऐसा तो नहीं था कि तब एमएस वर्ड एग्जिस्ट करता हो कि खट से कॉन्स्टिट्यूशन एमएस वर्ड में टाइप हुआ, उसकी पीडीएफ बना के सबको बांट दी। तब हमने उसको लिखा था, ठीक है, उसको लिखा था, एक पेज लिया था, उसमें हम लिखते थे। अब अब भाई देश का संविधान बन रहा, तो ऐसा तो है नहीं कि किसी को भी लिखने को दे दोगे, गंदी सी हैंड राइटिंग में कोई लिख के चला गया, बाकी चल के आगे चल के यही डिबेट हो रही कि ये ए लिखा है कि बी लिखा है कि डी लिखा है। तो इसीलिए जरूरी थी उसको बहुत खूबसूरत हैंडराइटिंग में लिखाना। तो हमने कैलीग्राफर को हायर किया और उनसे कहा कि भाई आप हमारा संविधान खूबसूरती से प्रॉपरली बना के लिखो। तो जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसकी कैलीग्राफी किसने करी है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। इन्होंने इंग्लिश वर्जन में करी है, और हिंदी वर्जन की कैलीग्राफी किसने करी है, वसंत कृष्ण वैद्य। वैद्य जी का नाम कम पूछता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो ओरिजिनल इंग्लिश में लिखा गया उसके कैलीग्राफर का नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अब सिर्फ कैलीग्राफी नहीं करवाई है, अगर आप ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे तो उसमें क्या है, एक मान लो ये पेज है और बाकी उस पेज में जो कंटेंट होगा, जो आर्टिकल्स होंगे वो सिर्फ इतने में लिखे होंगे। बाकी में क्या हो रहा है सर, बाकी में डिजाइनिंग है, यहाँ अलग चित्र बना होगा, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, तो बाकी में क्या डिजाइनिंग है। तो ये जो पूरी डिजाइनिंग है, जो डेकोरेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो किसने करी, वो एक संस्था थी आपकी शांति निकेतन, ठीक है। वो डेकोरेशन आपकी किसने करी, वो डेकोरेशन आपकी करी शांति निकेतन ने। और उसमें कौन कौन इन्वॉल्व थे, नंदलाल बोस एंड ब्योहर राम मनोहर सिन्हा। तो ये भी क्वेश्चन कम आते हैं लेकिन आ सकते हैं, जिस दिन आ गए उस दिन लगेगा कि हाँ पढ़ के जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके बाद डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ये आज आपको जाना है, अच्छे से पढ़ना है, इसको कल हम रिवाइज करेंगे, ठीक है, मैं पूछूंगा। इसमें थोड़ा सा बस ये हिंट ले लीजिए कि अगर ये पढ़ना है कि यूके से हमने क्या क्या लिया है, एक तो जितनी भी लॉ वाली चीजें, कानून वाली ज्यादातर चीजें आप देखना यूके से उठाई, है ना। मैं ऑब्जर्वेशन के लिए बता रहा हूँ, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक ऑब्जर्वेशन के लिए बता रहा हूँ, जैसे रूल ऑफ लॉ हो गया, रिट्स हो गई, पार्लियामेंट हो गई। पार्लियामेंट और लॉ से रिलेटेड चीजें आपको कहाँ से दिखेंगी, यूके से दिखेंगी। लॉ मेकिंग प्रोसीजर हो गया, बाई कैमरल पार्लियामेंट हो गई, तो ये सारी चीजें, कैबिनेट सिस्टम हो गया पूरा, है ना, ये भी पार्लियामेंट का ही पार्ट है, कैबिनेट सिस्टम। तो ये सारी चीजें हमने कहाँ से ले ली, यूके से ले ली। इसके अलावा दो चीज और अलग से याद रख लेना, कैग ऑफिस और सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट, ये हमने यूके से लिया है। इसके बाद यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ली है। देखो आप जहां पर जो तानाशाही गवर्नमेंट होगी ना, वही ड्यूटीज वगैरह की बातें करती है, लिबरल गवर्नमेंट ज्यादा ड्यूटीज की नहीं, राइट्स की बातें करती है। तो यूएसएसआर में क्या था, राइट मांगने जाओगे तो कहेंगे आप क्या करना चाहते हो देश के लिए, तो उन्होंने ड्यूटीज पकड़ा दी, तो उन्हीं से इंस्पायर होके हमने भी ड्यूटीज बनाई। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, कंकरेंट लिस्ट ज्वाइंट सिटिंग, मतलब जहां भी मिक्सचर दिखे ना, मिक्स हो रहा हो कुछ। कंकरेंट लिस्ट क्या होती है, जहां पर यूनियन प्लस स्टेट दोनों मिलके कानून बना ले, यहाँ पे भी एक मिक्सचर है। या फिर ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, मतलब जब लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठती हैं तो उसको ज्वाइंट सिटिंग कहते हैं। तो ये दोनों जगह क्या दिख रहा है, मिक्सचर दिख रहा है, तो जहां भी मिक्सचर दिखे तो मतलब वो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है, ऐसे याद रखो आप। यूएसए, जहां भी सिटीजन पावरफुल दिखे वो चीज हमने यूएसए से उठाई है। जैसे फंडामेंटल राइट से सिटीजन पावरफुल होता है, सुप्रीम कोर्ट के पावरफुल होने से सिटीजन पावरफुल होता है, ठीक है। ये सब चीजें हमने कहाँ से बनाई है, ये सब चीजें हमने यूएसए से उठाई है। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, और रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल, ये सारी चीजें कहाँ से हो गई, यूएसए से। उसके अलावा ये एक्चुअली एक ही पॉइंट है, अभी सही कर देता हूँ, ये एक ही पॉइंट है एक्चुअल में। हाँ, हाँ, ठीक है।
तो वाइस प्रेसिडेंट एज अ एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ अपर हाउस फंडामेंटल राइट्स, नहीं अलग ही था ये, फंडामेंटल राइट्स से अलग है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियल सॉरी, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा का चेयरमैन होता है, अपर हाउस का चेयरमैन होता है। ये वाली बात फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, प्रियम्बल, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब कहां से उठाया है? यूएसए से उठाया है, ठीक है। देखिए सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर इंटीग्रेटेड सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोविजन है, फॉर्मेशन है, वो तो यूके से उठाया है, बट एक इंटीग्रेटेड सुप्रीम कोर्ट होगी, एक इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट होगी, ये वाली चीज हमने यूएसए से उठाई, ठीक है। अब जापान से क्या उठाया? कैग, कैग बताया ना मैंने, कैग बताया तो था, कैग यहाँ से यूके से, ठीक है। कैग कहाँ से उठाया? यूके से उठाया। अब जापान में क्या होता है, जापान में आप जाओगे तो देखोगे वहां के लोग जो हैं लॉज को बहुत प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं, हर चीज वहां टाइम पर होती है। तो जापान से हम इंस्पायर हो गए और हमने क्या बना दिया? प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ वाली चीज हमने कहाँ से उठाई? जापान से उठाई। ये बहुत भारी वर्ड है, बहुत भारी वर्ड है, इसको हम आगे समझेंगे, ठीक है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, क्या मतलब है इनका, ये हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज जर्मनी। जर्मनी में क्या होता है, जैसे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको हम सस्पेंड कर देते इमरजेंसी के दौरान। जैसे एक बार हिटलर था जर्मनी में, उसने भी यही काम किया था, फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया था इमरजेंसी के दौरान। तो वहां से हम बड़ा इंस्पायर हो गए कि बहुत अच्छे से उसने फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करा। तो वो चीज हमने कहाँ से उठा ली? जर्मनी से उठा ली। अच्छा, जर्मनी का जो संविधान था उसको वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन कहते थे। तो अगर जर्मनी लिखा मिले या वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन लिखा मिले तो घबराना नहीं है, एक ही बात। तो वहां से हमने क्या उठाया? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी। क्या है? हाँ जी, आर्टिकल 148 होता है, ठीक है। तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये हमने कहाँ से उठा लिया? ये उठा लिया हमने जर्मनी से। कनाडा, कनाडा से भैया क्या उठाया? तो ध्यान रखिएगा, जहां भी आपको लगे, है ना, जहां भी आपको लगे सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल हो, वो चीज कनाडा से उठाई। स्कीम ऑफ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, कनाडा से। सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर सिस्टम है और रेजिडुअरी पावर सेंटर के पास चलेगी। रेजिडुअरी पावर बोले तो जैसे हमने बोला, हमने क्या बोला? हमने बोला कि एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, एक कंकरेंट लिस्ट है, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है? हो भैया ये रहा है कि कई ऐसे भी सब्जेक्ट आ सकते हैं ना जो तीनों में ना हो। जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, इंटरनेट, जब ये आया था तो ये किसी लिस्ट में नहीं था। तो ऐसे सब्जेक्ट जो नए होते हैं, जो किसी लिस्ट में मेंशन नहीं होते, उसको हम किस में डाल देते हैं? रेजिडुअरी लिस्ट में, ठीक है। किस में डाल देंगे? रेजिडुअरी लिस्ट में। दुनिया चेंज होती रहती है, नई नई चीजें आती रहती हैं। जैसे इंटरनेट पहले कहीं नहीं लिखा था, फिर बाद में लिखा गया। अब हो सकता है कल एलियन आके हमारे साथ रहने लगे, तो उनके रिलेटेड कानून भी कहाँ चले आएंगे? रेजिडुअरी लिस्ट में शुरू में। क्यों? क्योंकि वो तो तीनों लिस्ट में कहीं मौजूद नहीं है। तो ऐसे सब्जेक्ट जो तीनों में मौजूद ना हो, उनको हम डाल देते हैं रेजिडुअरी लिस्ट में। उनको हम मानते हैं कि वो कहाँ पर लिखे? रेजिडुअरी लिस्ट। और उनपे कानून बनाने की पावर यूनियन के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। तो ये भी चीज कहाँ से इंस्पायर्ड है? ये भी चीज कनाडा से इंस्पायर्ड है कि रेजिडुअरी पावर्स आर विद द सेंटर। इसके बाद जहां भी स्टेट वर्ड दिखे, वो चीज हमने कहाँ से उठाई? आयरलैंड से। जैसे डीपीएसपी, डीपीएसपी आयरलैंड से। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, आयरलैंड से, ठीक है। आगे जब हम इन चीजों को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो एक बार फिर से रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का तरीका, जो आर्टिकल 368 है, याद रखिएगा आर्टिकल 368 बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया था कौन से आर्टिकल से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो जाता है, तो आर्टिकल 368 है वो, ठीक है। तो आर्टिकल 368 इज अ प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो राज्यसभा का इलेक्शन है, ठीक है, राज्यसभा का इलेक्शन, तो ये दोनों चीजें हमने कहां से उठाई? साउथ अफ्रीका से। इसके अलावा फ्रांस से क्या उठाया? अपना वही फेमस लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी।
ठीक है। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी कहाँ से उठाया? फ्रांस से उठाया। तो ये सब तो थे हमारे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये पढ़ना जरूरी है, इन पे क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली यूपी पीसीएस हुआ था, एक पूरा क्वेश्चन डेडिकेटेडली इस पर ही आ गया था। ठीक है, तो स्टेट पीसीएस या कोई भी एग्जाम हो, ये सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं, कोई भी एग्जाम हो। इसके अलावा जो भी हमारे संविधान में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुई हैं, वो आपको मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी। ठीक है, ये सभी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। फर्स्ट अमेंडमेंट पढ़ेंगे, है ना, जैसे 42nd अमेंडमेंट बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है, इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे अभी रिसेंटली स्टेट पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछे गए, है ना, जैसे जीएसटी किस अमेंडमेंट से आया, ये भी क्वेश्चन इस तरह के आए हैं। तो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। सबसे लेटेस्ट अमेंडमेंट कौन सा है? 105th अमेंडमेंट। अभी तक टोटल 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं आर्टिकल 368 को यूज करके। तो 105वां अमेंडमेंट क्या था? उसमें हमने क्या करा, जो भी इकोनॉमिकली और बैकवर्ड क्लासेस को रिकॉग्नाइज करने की पावर थी, वो किसको दे दिए? स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटीज को दे दिए। ठीक है, इसके अलावा जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स है, जैसे अब 25 पार्ट्स होंगे, तो हर पार्ट की पूरी लिस्ट मैंने बना दी है। पार्ट 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है। ये क्वेश्चंस कम ही आते हैं, और हम अभी इन पार्ट्स को भी पढ़ेंगे तो आपको भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अभी जब जस्ट डायरेक्ट पढ़ लेंगे ना, तो चीजें ज्यादा क्लियर नहीं होगी। धीरे धीरे जब हम सबको पढ़ लेंगे तो आपको धीरे धीरे क्लियरिटी बनती जाएगी। बट एक जगह मेरे को ये चीजें कंपाइल करनी थी, तो मैंने यहाँ पर आपको कंपाइल करके डाल दी। आज इसका पीडीएफ भी अपलोड कर देंगे, तो आप वहां से भी इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये याद रखिएगा, भले 25 पार्ट्स हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि भले 25 पार्ट्स हैं, बट नंबरिंग आप देखिए, नंबरिंग जो है वो पार्ट 1 से लेकर 22 तक ही है। ठीक है, 22 तक ही है, लास्ट पार्ट 22 ही है। तो ये बीच में कैसे ऐड हो गए? बीच में ऐसे ऐड हो गए, जैसे 14A ऐड हो गया बीच में। ठीक है, और कौन कौन सा ऐड हो गया? 9A ऐड हो गया। अच्छा, इसमें एक 9B भी मिसिंग है, मैं उसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड, वो भी ऐड हुआ। 3 ये ऐड हुआ है, एक 14A, 2 ये, और एक आपका ये 4 है। तो 4 पार्ट्स ऐड हुए। और फिर हुआ क्या? 7 पार्ट हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, तो 4 पार्ट ऐड कर रहे हैं, एक डिलीट कर दिया, तो इन टोटल 3 पार्ट्स ऐड हो गए। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, हमारे पास कितने पार्ट्स हैं? 25 पार्ट्स हैं। तो ये पूरी एक बेसिक याद, ऐसा नहीं कि आज रट्टा करने बैठ जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं कि रटने ही आज आप बैठ जाओ, इसको बस ये एक दो बार गो थ्रू करते रहना। 105th अमेंडमेंट देखो, 105th अमेंडमेंट क्या था? जैसे हालांकि पहले स्टेट गवर्नमेंट के पास ही पावर थी, बाद में इसको छीन के प्रेसिडेंट को दे दिया गया। अब फाइनली क्या डिसाइड हुआ है कि जो ओबीसीज होती है ना, जो ओबीसीज होती हैं, उनकी लिस्ट बनाती है सरकार। तो किस कम्युनिटी को अदर ओबीसी में रखना है या नहीं रखना है, ठीक है, ये डिसाइड करने की पावर किसको दे दी गई है? ये पावर दे दी गई है स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज को। तो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज अपने अपने लेवल पे डिसाइड कर सकते हैं कि किस कास्ट को, किस कम्युनिटी को वो ओबीसी में रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते। ठीक है, पहले ये पावर किसके पास चली गई थी? प्रेसिडेंट के पास। अब ये वापस 105th अमेंडमेंट करके किसको दे दी गई है? स्टेट्स को दे दी गई है। ठीक है, क्लियर है? ऑलराइट, इसको याद करने का तरीका यही है कि आप बार बार इसको रिवाइज करो। ऐसा नहीं कि एक दिन बैठ गए घटाघट रटारट लगे। ठीक है, ये कॉलेज वाली पढ़ाई नहीं है, ये कंपटीशन वाली पढ़ाई। इसको आप ऑब्जर्व करते रहो, रेगुलर रिवाइज करते रहो। और इसको याद कर दी कि तो मैंने थोड़ी सी ट्रिक भी बना रखी है। ये भी कन्वेंशनल ट्रिक्स हैं। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी, मीट श्याम रैम। और इस वाले पार्ट को 12 से लेकर 22 के लिए, फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट सो लेमैट्स। ठीक है, कोई डाउट है? इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक अपना टारगेट था कि एक बेसिक जो कितने आर्टिकल्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं, इसमें डाउट रहता है कई बार लोगों को, तो उसके क्वेश्चन नहीं बनते, फिर अटकते हैं। हम जब आगे अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं तो बेसिक्स तो हमारे मजबूत होने चाहिए। तो इसी रिगार्डिंग मैंने ये क्लास आपकी आज करवाई थी। ठीक है, एनी डाउट? क्योंकि फिर हम सेशन एंड करेंगे, क्योंकि आपकी इंग्लिश का भी क्लास का टाइम हो गया है।
ऑल राइट, ठीक है। फिर इसको नेक्स्ट क्लास में भी थोड़ा इससे मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, चेक करूंगा कितना आप लोगों को याद हो रहा है। आप लोग भी इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आइएगा, ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू एवरीवन, सो हैव ए नाइस डे। अभी इंग्लिश का क्लास होगा, ठीक है, इंग्लिश का क्लास अटेंड करिएगा। गुड डे।